Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video I am gonna share textbook exercises of the story of village Palampur chapter 1 economics class 9th NCERT. Our first question is, every village in India is surveyed once in 10 years during the census and some of details are presented in the following format. Fill up the following based on information on Palampur. तो इसमें हमें पालमपुर की लोकेशन वगैरह और ये जितनी भी ऐसे इन्फॉर्मेशन दी गई है उन्हें फिल करना है। तो पहले पालमपुर की लोकेशन पूछिए। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है और वो रायगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये उत्तर प्रदेश का है। और जो पूरे विलेज का एरिया है वो है 226 हेक्टेयर्स। वहाँ पर जो ऐसे लैंड यूज़ वगैरह होता है उसमें से 200 लैंड कल्टीवेटेड है, 200 हेक्टेयर्स लैंड कल्टीवेटेड है, इरिगेटेड है और अनइरिगेटेड मतलब कोई भी लैंड ऐसे खाली नहीं छोड़ा हुआ, सारे लैंड इरिगेटेड है जितना भी लैंड है। पालमपुर के फैसिलिटीज़ में एजुकेशन में हमने पढ़ा था एक हाई स्कूल है और 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। मेडिकल में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, एक प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर है, मार्केट रायगंज में है। जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो ज़्यादातर घरों में है। कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छी खासी मतलब अच्छी सी रोड बनी है रायगंज और पालमपुर के बीच में। नियरेस्ट टाउन है शाहपुर। शाहपुर सबसे क्लोज है पालमपुर के टाउन। Our next question is, modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry. Do you agree? इस क्वेश्चन का मतलब है जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं उनमें ज़्यादा ऐसे थोड़ी इनपुट्स वगैरह लगते हैं, ज़्यादा सामान थोड़ा ऐसे लगता है। क्या आप अग्री करते हो इस बात पे? येस आई अग्री। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं जैसे वो ट्यूबवेल्स का यूज़ होता है इरिगेशन में, HYV सीड्स का यूज़, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ फार्मिंग में, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ऐसी मॉडर्न मेथड्स का यूज़ फार्मिंग में किया जाता है। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने में, सॉइल को फर्टाइल रखने में। और जो ऐसे मशीन्स है हार्वेस्टर और थ्रेशर वगैरह वो फार्मिंग को ईजी बना देती हैं। प्लोइंग वगैरह, हार्वेस्टिंग वगैरह उससे ईजीली हो जाती है और जल्दी हो जाती है। Our question third is, how did the spread of electricity help farmers in Palampur? पालमपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फार्मर्स को कैसे हेल्प करती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो सिस्टम एरीगेशन का वो इम्प्रूव हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स यूज़ होती हैं जिस वजह से ज़्यादा एरिया इरिगेट हो पाता है ईजिली। और ज़्यादा एरिया अगर होगा ऐसे इरिगेट तो फिर काफ़ी अच्छा है। एज अ रिज़ल्ट मिड 1970s के बीच में ही जो ऐसे पूरा लैंड था 200 हेक्टेयर्स के पास कल्टीवेटेड था वो इरिगेटेड भी हो गया था पूरा। Our fourth question is it important to increase the area under irrigation? Why? क्वेश्चन का मीनिंग है जो इरिगेशन के लिए हम एरिया लेते हैं उसे इंक्रीज करना ज़रूरी है, अगर है तो क्यों? अब आंसर आ जाता है इसका। जो इरिगेशन के अंडर एरिया उसे इंक्रीज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ऐसे इरिगेशन वगैरह होती है वो करनी पड़ती है फार्मर्स को, क्योंकि अगर वो ऐसे मानसून के ऊपर डिपेंड होंगे तो फिर ऐसे मानसून तो अनसर्टेन अनडिपेंडेबल है, उसका कुछ पता नहीं वो कब आएगी, आएगी भी तो कब आएगी, नहीं आएगी, आएगी, ऐसे कुछ भी उसका पक्का नहीं है। तो फिर जो वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरिगेशन का वो फार्मर्स को हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने में। इंडिया में जो रिवराइन प्लेन्स यानी कि जो रिवर के आसपास प्लेन्स हैं और ऐसे कोस्टल रीजन्स हैं वो अच्छे खासे इरिगेटेड हो रखे हैं। और जितने भी ऐसे पूरा टोटल इरिगेटेड एरिया है इंडिया का उसमें से 40% से भी लेस को ऐसे मैन्युअली इरिगेट किया जाता है। बाकी का जितना भी ऐसे बच गया 60% या उससे भी ज़्यादा वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। रेनफॉल बारिश वगैरह करते हैं जिससे कि लैंड इरिगेट होता है। Our question fifth is, construct a table on the distribution of land among the Palampur. पालमपुर में जो लैंड है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हो रखी है, वो ऐसे डिवाइड कैसे हो रखा है लोगों के बीच में, इसमें ये बताना है। एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड, नंबर ऑफ फैमिलीज हमने पढ़ा था 150 फैमिलीज लैंडलेस हैं।
इसलिए उनके पास कोई भी लैंड नहीं है, तो फिर यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद जो 240 फैमिलीज़ हैं यानी कि स्मॉल फार्मर्स, उनके पास है लेस देन 2 हेक्टेयर। उसके बाद 60 फैमिलीज लार्ज फार्मर्स होते हैं, उनके पास होती है 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की ज़मीन, जिस वजह से उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, फिर उन्हें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। Our sixth question is, why are the wages for farm laborers in पालमपुर less than minimum wages? जो पालमपुर में फार्म लेबरर्स हैं जो कि डेली वेजेस या किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करते हैं, उनकी वेजेस मिनिमम वेजेस से कम क्यों है, यानी कि जो फिक्स वेज गवर्नमेंट वगैरह की हुई है उससे कम क्यों मिलती है उन्हें। पालमपुर में काफ़ी सारे लैंडलेस फार्म लेबरर्स हैं, अब जिन्हें की 300 रुपये से कम वेज मिलती है डेली की। गवर्नमेंट ने 300 रुपीज़ पर डे की फ़िक्स की हुई है एक फार्म लेबरर की वेज, लेकिन जो कंपटीशन है फार्म लेबरर्स के बीच का वो इतना ज़्यादा है कि लोगों को कम वेज में काम करने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। जैसे कि आजकल की दुनिया में आजकल भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है काफ़ी सारी जॉब्स में। Now our seventh question is, in your region talk to 2 laborers, choose either farm laborers or laborers working at construction sites. What wages do they get? Are they paid in cash or kind? Do they get work regularly? Are they in debt? हमें अपने आसपास के एरिया में जो ऐसे लेबर वगैरह होती हैं उनसे जाना है, बात करनी है उनसे। जो ऐसे कंस्ट्रक्शन की साइट पे भी ऐसे लेबर वगैरह मिल जाती है, उनसे पूछना है आपको क्या सैलरी वगैरह मिलती है डेली की, उन्हें पैसे मिलते हैं या फिर किसी और काइंड में कुछ मिलता है, उन्हें रोज़ का मिलता है या फिर कम कम ऐसे मिलता है, और वो किसी उधारी में है, किसी डेप्ट वगैरह में है। अब ये तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अपने आप से किया है। ये थोड़ी गाइडलाइंस दी हुई हैं, आप इसमें से आइडिया ले सकते हो। जो कंस्ट्रक्शन साइट की लेबर से है ये वेज ₹80 पर डे, और वो कैश में पेड होती हैं, और जितने टाइम के लिए वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती वो उतने टाइम तक काम है, और अंडर डेप्थ है, उधारी के अंदर है। Our eighth question is, what are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use examples to explain. इसमें पहले आता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब एक ही पीस ऑफ लैंड पर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना, एक क्रॉप से कितनी भी 2 या 3 क्रॉप्स को ग्रो करना। उसके बाद सेकंड आ जाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जैसे कि मशीन्स का यूज़ हो जाता है, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स वगैरह, और केमिकल्स का यूज़ जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, और HYV सीड्स का यूज़ होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। और थर्ड होता है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन का सिस्टम वेल डेवलप्ड हो। और यूज़ एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन, जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग में डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट मंथ्स में उगाई जाती हैं, रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा ऐसे दूसरे सीजन्स में भी ग्रो होती हैं। Our next question is, describe the work of a farmer with 1 hectare land. हमें एक फार्मर का वर्क डिस्क्राइब करना है जिसके पास 1 हेक्टेयर का लैंड है। 1 हेक्टेयर का मतलब वो स्मॉल फार्मर ही हो गया। तो जो ऐसे सिंस द एरिया फॉर कल्टीवेशन इज स्मॉल, अगर अब ये स्मॉल फार्मर है तो फिर उसके पास कम एरिया होगा कल्टीवेशन के लिए कम एरिया है तो फिर प्रोडक्शन भी कम होगी, तो उससे कम प्रोडक्शन वगैरह कम होगी, तो उसके पास कम प्रोडक्शन बचेगी, वो अपनी फैमिली के लिए भी रखेगा और फिर ऐसे मार्केट में बेचेगा तो कम ही बिकेगा क्योंकि कम ही प्रोडक्शन हुई है और पैसे कम मिलेंगे। वो मनी लैंडर्स जो होते हैं, जो पैसे उधारी में देते हैं, उनसे पैसे वगैरह बोरो करके अपना ऐसे फार्मिंग वगैरह का बिजनेस करता है। और जब एक बार फार्म कल्टीवेट हो जाता है तो फिर वो उधारी भी तो चुकाएगा जो उसने लिया है, मनी लैंडर्स थे। वो मनी लैंडर्स को भी थोड़ा पैसा देता है, थोड़ी ग्रेन्स वगैरह देता है जो भी उससे मिलता है, मार्केट में बेचता है, अपने लिए थोड़ा रखता है, अपनी फैमिली के लिए रखता है। Our 10th question is, how do the medium and large farmers obtain capital for farming? How is it different from the small farmers? जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास कैपिटल कहाँ से आता है, यानी कि पैसा कहाँ से आता है फार्मिंग करने के लिए, और ये स्मॉल फार्मर्स से इतने डिफरेंट क्यों होते हैं। लार्ज और मीडियम फार्मर्स के पास थोड़ी लैंड ज़्यादा होती है।
अब लैंड ज़्यादा है तो उस पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर मार्केट में वो ज़्यादा बेचेंगे, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा रखेंगे। और ऐसे ही अगर मार्केट में ज़्यादा बेचेंगे तो उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो उन पैसे को सेव करके रख लेते थे। और अगर ऐसे फार्म लेबर वगैरह होते हैं, ऐसे स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो मनी लैंडर्स के पास आते हैं लोन मांगने के लिए। कुछ मीडियम और लार्ज फार्मर्स लोन भी देते थे अपने से छोटे फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, और उस पर इंटरेस्ट भी लगा के देते थे। इसलिए नेक्स्ट सीज़न तक आते आते उनके पास पैसे हो जाते थे, उनकी सेविंग्स पड़ी हुई हैं और फार्मर्स भी लोन पे इंटरेस्ट लगा के वापस दे रहे हैं पैसा। ऐसे ही इनकी फार्मिंग होती थी। और कुछ फार्मर्स अपने जो सेविंग्स वगैरह होती थी वो उनसे कैटल ट्रक्स वगैरह, ट्रैक्टर्स खरीदते थे, अपनी दुकानें खोल लेते थे छोटी छोटी। Our 11th question is, on what term did Savita get a loan from Tejpal Singh? Would Savita's condition be different if she could get a loan from the bank at a low rate of interest? सविता को किन टर्म्स पर तेजपाल सिंह से लोन मिला था, और अगर सविता बैंक से ले पाती लोन तो फिर उसकी कंडीशन क्या होती? जो तेजपाल सिंह से उसने लोन लिया था वो 24% के इंटरेस्ट के साथ दिया था, और उसने कहा था कि प्रॉमिस करो कि तुम मेरी फील्ड पर आकर 35 रुपीज़ पर डे पर यहाँ काम करोगे, तुम्हें डेली के 35 रुपीज़ मिलेंगे। तो उसने हाँ बोल दी। तो फिर वो ऐसे रोज़ आके काम करती थी और 25% का इंटरेस्ट लगा था उसके लोन पर। अगर सविता कम इंटरेस्ट पर बैंक से मनी बोरो कर पाती तो फिर उसकी कंडीशन काफ़ी डिफरेंट होती। वो इजीली अपना बैंक को अपना रीपे कर पाती लोन को इंटरेस्ट के साथ, और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी डिफरेंट होती, वो इम्प्रूव हो गई होती। जैसे अभी वो एक फार्म लेबर है, क्या पता वो स्मॉल फार्मर बन चुकी होती। Our 12th question is, talk to some old residents in your region and write a short report on the changes in irrigation and changes in production methods during the last 30 years. ऑप्शनल है, ये करना है कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो। ये थोड़ी ऐसे गाइडलाइंस दी हुई है, वरना ये आपको खुद ही करना है। अब चेंजेस इन इरिगेशन, ओल्ड मेथड्स से वेल्स वगैरह थे पुराने ज़माने में, अब न्यू मेथड्स में ट्यूबवेल्स आ गई हैं, कैनाल्स आ गए हैं। प्रोडक्शन के मेथड में भी काफ़ी चेंज आया। पुराने मेथड में हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, हाथ से बना बना के दुकान पर चीज़ें बेची जाती थी, हैंडलूम्स होते थे, और जो प्रोडक्शन होती थी वो कम होती थी, प्रोडक्ट्स रफ से होते थे थोड़े। अब नए मेथड से क्या है, मॉडर्न मशीन्स वगैरह होती हैं, हैंडमेड कुछ नहीं होता अब आजकल, ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाती है, सोफिस्टिकेटेड टूल्स और इम्प्लीमेंट्स होते हैं, अच्छे खासे बने हुए होते हैं, उनकी मटेरियल वगैरह अच्छा यूज़ होता है उसमें। Our question 13 is, what are the non-farm production activities taking place in your region? Make a short list. जो हमारे आसपास एरिया में नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उसकी लिस्ट बनानी है। नॉन फार्म मतलब जो फार्म के ऊपर नहीं होती, उसमें शॉप कीपर्स आ गया, डेयरी आ गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे टॉय जनरल स्टोर वगैरह खुले होते हैं, केमिस्ट हो गया, ड्राई क्लीनर्स, ट्रांसपोर्ट, ऐसे ऑटो रिक्शाज, टैक्सी ड्राइवर्स, कैब वगैरह, और भी लिख सकते हैं काफ़ी। Our last question is, what can be done so that more non-farming production activities can be started in villages? हम ऐसा मतलब क्या हो सकता है ऐसा जिससे नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं जो वो विलेजेस में और बढ़ें, अभी तो काफ़ी कम होती हैं। पहला है, द गवर्नमेंट शुड ग्रांट लोन्स ऑन अ लोअर इंटरेस्ट टू विलेजर्स। जो बैंक है उसे कम इंटरेस्ट के साथ लोन देना चाहिए विलेजर्स को, और जो बैंक है उसे फार्मर्स को कुछ सिंपल टर्म्स और कंडीशंस में लोन देना चाहिए। ज़्यादा ऐसे लंबी लंबी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। और फिर थर्ड है, द गवर्नमेंट शुड सेट अप ट्रेनिंग सेंटर। गवर्नमेंट को ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप करने चाहिए जहाँ पर विलेजर आके अपने फील्ड्स का कुछ सीख सकें। टेलर बनना हो ना तो थोड़ा सा टेलरिंग का सीख लें, स्कूटर रिपेयरिंग का सीख लें, तो गवर्नमेंट को ये सब करना चाहिए। तो हमारे दो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन शेयर करूँगी।
इन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे सारे आंसर और क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन ईमेल मी एट एनी टाइम ऑन दिस ईमेल harshikasharma0709@gmail.com। लाइक और कमेंट दोनों कर देना। सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।